नमस्कार साथियों। मैं धर्मवीर यादव। मैं पेशे से वकील हूँ और आज भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की तरफ से लाइव हूँ। मुझसे पिछड़ों की यानी कि जो ओबीसी वर्ग है देश में, उसकी दशा और दिशा पे बात करने के लिए कहा गया है। हालांकि ये वैश्विक महामारी का जो वक्त है, ये इस तरह की बातचीत करने में थोड़ा संकोच भी होता है, लेकिन उस संकोच को मैंने ख़त्म कर लिया है कुछ चीज़ों को सोचकर कि जब इस दौर में किसी केस के सिलसिले में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने ये कहा कि आरक्षण का जो फ़ायदा है वो ऊंचे तबके के लोग, आरक्षण में जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वो लोग ले रहे हैं और जो असली हकदार हैं उनको नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ उन्होंने बात की आरक्षण की समीक्षा की। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस बुरे वक्त में, संकट के दौर में भी इस चीज़ की समीक्षा की बात कर रहा है, तो हम लोगों को भी, जो हम लोग पिछड़ी जातियों से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम लोगों को भी लगातार अपने समाज की, अपने लोगों की, अपनी समस्याओं की, अपने आंदोलन की समीक्षा कर, इसीलिए आज मैं लाइव हुआ हूँ। तो जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया है, मेरा विषय जो है बोलने का वो है पिछड़ों की, ओबीसी की दशा और दिशा। तो मैं शुरू करता हूँ एक तरह से कि पिछड़ों की दशा क्या है, इस पे ज़रा बातचीत हम लोग करें। पिछड़ों की दशा को समझने के लिए मैं कुछ खबरें पढ़ना चाहूँगा जो हाल ही में पिछले 2-4 दिन में प्रकाश में आई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच गई होंगी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से। ये सोशल मीडिया का दौर है, खबरें आग की तरफ फैल जाती हैं। तो मैं कुछ खबरें आपके सामने पढ़ता हूं, उससे हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि पिछड़ों की, ओबीसी की दशा इस समय देश में क्या है। तो पहली खबर जो मैं पढ़ रहा हूं वो ये है कि देश के सभी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। ये पहली खबर है। इन खबरों को सुनिएगा और खबरों से ओबीसी की दशा के बारे में अंदाज़ा लगाइएगा। दूसरी खबर है, अभी कल या परसों की खबर है कि प्रोफेसर पद के लिए यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर पद के लिए ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है। और अब एक और खबर जो अभी बहुत चर्चा में है, फेसबुक पे देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने, जो ओबीसी के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई है, इस पे बातचीत हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है, निःशुल्क कोचिंग योजना। किस चीज़ के लिए? आईएएस, आईपीएस और पीसीएस लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनकी तैयारी के लिए, उसकी तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना जो चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें से ओबीसी को बाहर कर दिया गया है। उसमें सामान्य वर्गों के अभ्यर्थियों के आवेदन का प्रस्ताव, उसमें प्रावधान है, और उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रावधान है, लेकिन इसमें ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए ये योजना नहीं है। ये सुनते रहिए आप खबरें, ये करंट न्यूज़ हैं जो अभी चल रही हैं आजकल, ये सुनते रहिए। दूसरी चीज़ कि इस समय भारत सरकार के जो 89 सचिव हैं, 89 सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से एक भी ओबीसी नहीं है।
मतलब एक भी ओबीसी सेक्रेटरी भारत सरकार में नहीं है। सेक्रेटरी क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, जानते ही होंगे। कहा जाता है कि सरकारें नेता नहीं चलाते हैं, नौकरशाह चलाते हैं। और ये जो सेक्रेटरीज होते हैं, ये जो 89 लोग हैं, 89 लोग हैं, ये लोग नौकरशाह हैं। और देश में जो नीतियाँ बनती हैं संसद में, उन नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन का, उनके क्रियान्वयन का जो पूरा काम होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और उसमें आपके समाज के ओबीसी वर्ग के एक भी सचिव नहीं है, आपकी कोई भागीदारी नहीं है। कुछ और खबरों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार की जो सर्विसेज हैं, केंद्रीय जो कर्मचारी होते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या में, टोटल संख्या में ओबीसी की जो कुल हिस्सेदारी है, कुल भागीदारी है, वो लगभग 7% के आसपास है, केवल 7%। और मंडल कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से ओबीसी की जनसंख्या जो है वो 52% है। और ये पुराना आंकड़ा है। जो मंडल कमीशन जो था वो 1980 में अपनी संस्तुतियाँ दे चुका है। तो यानी कि 40 साल पहले का वो आंकड़ा था। उसमें बोला गया था 40 साल पहले कि ओबीसी की जो जनसंख्या है, ओबीसी की जनसंख्या लगभग पूरे भारत की आबादी का 52 से 54% है। और उसकी हिस्सेदारी टोटल केंद्रीय कर्मचारियों की जो संख्या है उसकी हिस्सेदारी जो है सिर्फ 7% है, 7%। अंदाज़ा लगाइए उससे, दशा का अंदाज़ा, मैं दशा पे बात कर रहा हूँ ना, दशा का अंदाज़ा लगाइए। इसके अलावा अब आप समझेंगे कि ओबीसी की दशा को समझिए। ये जो अभी मैंने खबरें पढ़ी, 3-4 जो खबरें पढ़ी, इनके बारे में सोचिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि 40 साल पहले मंडल कमीशन में जो ओबीसी की जो आबादी बताई गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनकी आबादी, टोटल आबादी लगभग 52% बताई गई 40 साल पहले। 40 साल बाद समाज सशक्त हुआ है, सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, राजनीतिक रूप से मजबूत हुआ है, तो आबादी बढ़ी होगी। तो हम कितना भी कम से कम मान लें, भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो ओबीसी की जनसंख्या है। और आधी आबादी से ज़्यादा की जनसंख्या को क्या हक मिल रहा है, क्या उसके साथ व्यवहार हो रहा है, यही समझने के लिए, इसी पर बातचीत करने के लिए, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। तो बात करते हैं पिछड़ों की, कि पिछड़ों का कहाँ से शुरू हुआ सब कुछ। ये आज़ादी के बाद जब भारत का निर्माण शुरू हुआ, उसके पहले भारत नहीं था। 1950 में जब संविधान आपका लागू हुआ, वो एक देश का निर्माण शुरू हुआ। उस देश के निर्माण में ये बात हुई कि किसकी भागीदारी कितनी होगी। जब आर्टिकल 14 आया, जब संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता की बात हुई, जब कहा गया कि सभी नागरिक समान हैं, कोई भी नागरिक छोटा या बड़ा नहीं है, किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो जो पहले से चली आ रही जो कुरीतियाँ थीं, जो भेदभाव था, जो अमानवीय व्यवस्था थी जाति की, जिसके आधार पर शक्तिशाली जातियों के छोटे से समूह ने एक बहुत बड़ी जनसंख्या पे, बहुत बड़ी आबादी पे अपना प्रभुत्व जमा रखा था और वो उनका शोषण कर रहे थे। उस शोषण की व्यवस्था का अंत करने के लिए संवैधानिक प्रावधान हुआ। दलितों यानी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में ही आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया कि अगर इन्हें मुख्य धारा में लाना है, अगर इनको बराबरी का हक दिलाना है, तो संविधान ने उनके लिए प्रावधान कर दिया। लेकिन पिछड़ों के लिए कोई प्रावधान आरक्षण का संविधान में नहीं किया गया। हालांकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें इस तरह की बातचीत है कि हमारे उत्थान के लिए काम होना चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए। तो पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना, काका कालेलकर आयोग,
1953 में। वो कुछ खास उससे हुआ नहीं, उसमें कुछ संशोधनियाँ की लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। जो मेन जो पहली बार जो कुछ काम हुआ वो ये समझिए कि 1978 में 20 दिसंबर 1978 को मंडल कमीशन आया, जिसमें बीपी मंडल साहब थे। बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया और पिछड़ा वर्ग आयोग जिसका नाम था, और वो उसके अध्यक्ष थे। उस कमीशन ने अपनी संस्तुतियाँ दी, अपनी सिफारिशें दी 1980 में। हालांकि उनकी संस्तुतियाँ काफ़ी ज़्यादा थीं, बहुत सारी चीज़ें थीं उसमें कि पिछड़ों की जनसंख्या कितनी है और उनकी कितनी सारी जातियाँ हैं। पहली बार ये पता चला कि दरअसल पिछड़ी जातियों की बात जो थी वो ओबीसी जो था वो कोई कास्ट की बात नहीं थी, कि वो कोई एक कास्ट नहीं है, वो बहुत सारी हजारों जातियों का समूह है, हजारों जातियों का। लगभग एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3743 के आसपास जातियां मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग में मानी गई थी। और इसके अलावा कुछ उप जातियाँ भी थीं बहुत सारी, अगर हम उसको भी गिने तो कम से कम 6000 जातियाँ टोटल हो जाएंगी। इन पूरी सारी जातियों को एक जमात के तौर पर, एक क्लास के तौर पर, एक वर्ग के तौर पर पहली बार मंडल कमीशन में समझा गया। मंडल कमीशन ने इनको एक वर्ग के रूप में, अदर बैकवर्ड क्लासेस के रूप में समझाया। और 1980 में उसने संस्तुतियाँ दी। उसमें तमाम संस्तुतियाँ हैं। ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात है, उसमें ओबीसी जातियों की संख्या की बात है, उसमें ये भी कहा गया कि उनकी जनगणना कराई जाए, और बहुत सारी चीज़ें थीं। ओबीसी के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की उसमें बात थी कि पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से मंत्रालय बने, क्योंकि है माइनॉरिटीज़ के लिए है मंत्रालय अलग से, SC ST के लिए है। तो ओबीसी इतना बड़ा वर्ग है, उसके लिए भी एक मंत्रालय होना चाहिए, जिसकी बात मंडल कमीशन की सिफारिशों में हुई थी। लेकिन तब 1980 में वो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई। वो लागू हुई मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई की सरकार में नहीं, मोरारजी देसाई की सरकार में वो कमीशन आया था। वो कमीशन जो लाया गया था वो जो थे वो बीपी सिंह की सरकार में। 1990 में जब केंद्र में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, बीपी सिंह की सरकार थी, उस समय 1990 में 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की कुछ संस्तुतियां मान ली गईं। और उनमें जो था, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी ओबीसी के लिए 27% यानी कि 27% हिस्सेदारी दी गई। 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद एक बात जो है बहुत काबिले गौर है, चूँकि मैं दशा और ओबीसी की दशा और दिशा पे बात कर रहा हूँ, तो आजकल ओबीसी अपनी दशा जो है दशा उसकी ख़राब है, और वो दिशा भी भ्रमित हो चुका है, दिशा भी वो थोड़ा भूल चुका है, और अपने शोषक वर्ग जो उसका है, अपने दुश्मन के खेमे में कुछ लोग चले गए हैं भ्रमित होकर, और हिंदुत्व की एक जो फर्जी आइडियोलॉजी क्रिएट की गई है भाजपा जैसी पार्टियों के द्वारा, आरएसएस द्वारा, जो बेवकूफ़ बनाने का जो प्रोग्राम चला है, वो जो दिशा भ्रम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनमें से कुछ सिफारिशें मान ली जाती हैं और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है। एक बड़ा वर्ग जो भारत की आधी आबादी से ज़्यादा है वो उसको आरक्षण मिलता है, जो लंबे टाइम तक, आज़ादी के बाद भी 40 सालों तक पिछड़ा था। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, आर्थिक रूप से पिछड़ा था, राजनीतिक रूप से पिछड़ा था। उस वर्ग को भागीदारी मिलने की शुरुआत होती है 1990, 7 अगस्त 1990 से।
और विडंबना देखिए, और विडंबना नहीं, साजिश को समझिए कि कितना खतरनाक है ये संघ, कितने खतरनाक हैं ये जो भाजपा के लोग हैं, इनके जो आइडियोलॉग हैं वो कितने खतरनाक हैं और कितनी दूर तक खेल खेलते हैं। इस बात को समझिए कि 7 अगस्त 1990 मंडल कमीशन लागू, कुछ सिफारिशें और आपको रिजर्वेशन मिलता है। सामाजिक न्याय की राजनीति के उभार का वो चरम है, मजबूरी में देना पड़ा। बीपी सिंह अगर इतनी आसानी से मिल रहा होता रिजर्वेशन ओबीसी को, अगर इतनी आसानी से सब कुछ मिल रहा होता तो 1980 में जो सिफारिशें की गई मंडल कमीशन द्वारा, बीपी सिंह जिसके अध्यक्ष थे, उस सिफारिशों को 10 साल बाद लागू किया गया। उन सिफारिशों को 10 साल बाद, यानी कि सिफारिशों को अटकाने की कोशिश की जा रही थी। सारी सिफारिशें लागू नहीं की गई, कुछ सिफारिशें लागू की गई। और तुरंत दूसरी घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्ट डेट मैं बताता हूं, ठीक अगले महीने 7 अगस्त को आपका रिजर्वेशन लागू होता है 1990 में, और ठीक अगले महीने में 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा गुजरात से शुरू कर देते हैं। हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर, हिंदुत्व की विचारधारा का खेल खेलने के लिए, मंडल को दबाने के लिए कमंडल को खड़ा किया जाता है। अगले ही महीने 25 सितंबर 1990 से लाल कृष्ण आडवाणी अपनी गुजरात से रथ यात्रा शुरू कर देते हैं, जिसको 1990 में ही लालू प्रसाद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो सामाजिक न्याय के एक पुरोधा हैं, बहुत बड़े सामाजिक न्याय के एक तरह से लौह स्तंभ हैं, उन्होंने इस चीज़ को रोका। उन्होंने आडवाणी का रथ रोका 1990 में, तब वो मुख्यमंत्री थे बिहार के। उसके बावजूद सरकार गिरी, जनता पार्टी की सरकार गिर गई। उसके बाद बीजेपी उस रथ यात्रा के जो उसका माहौल था, हिंदुत्व का जो माहौल था, पूरे देश में जो उसने खड़ा किया, लोगों को बरगलाया। और उसके बाद 1992 में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। और आप लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद ही भाजपा का एक पार्टी के रूप में मजबूत अस्तित्व राजनीति में खड़ा होता है। वहाँ से भाजपा आगे बढ़ना शुरू होती है और आज आप देख रहे हैं 2014 से 2020 आ चुका है। पूरे भारत में जो तांडव इन्होंने मचा रखा है, सारी चीज़ें हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, नफरत की राजनीति, दलितों के